मियाँ साहब की ज़ात के बारे में इतना ही कहूँगा कि कश्मीर की लीडरशिप हमेशा उसने इस इलाके को डोमिनेट, तो ये जमात जो है खुला सांड है, इसको काबू करने के लिए इसके साथ हमने हाथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मैनिफेस्टो को देखते हैं तो उसमें मसला कश्मीर को हल करने की बात की जाती है, तो क्या पीडीपी को ये लगता है कि लोगों की पसमानदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, अब हमें मसला कश्मीर को हल करने की ज़रूरत है और इसी पे हमें काम करना? फैसला लिया था कि जब भी हम कहीं पावर में आएंगे तो हम जम्मू कश्मीर को तबाह करेंगे, ये सिर्फ उस मंसूबे में कामयाब हुआ। तो जम्मू वालों से हमारी जान छूटी, कश्मीर का लीडर जैसा भी हो अवाम दोस्त उनकी पाली। आप इक़्तिदार में थे तब भी आप भी तो नाकाम रहे ना, रोजगार के जो जराए थे वो फराहम करने में आपको भी कामयाबी नहीं मिली। हवेली के बहुत सारे ऐसे इलाके जाते हैं जो अभी भी पसमानदा हैं और लोगों के ये इल्ज़ामात हैं, लोगों का ये कहना है कि हम एक बार जिसको मुंतखब कर देते हैं, चाहे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या हमारा एमएलए हो, वो दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं और उनका हमेशा रुझान जो होता है या तरक्की का जो जोर होता है वो शहरी इलाकों पर होता है और देही इलाके जो हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। कि उनका पार्टी छोड़ना मुझे लगता है पार्टी के लिए सूदमंद साबित हुआ। उस वक़्त पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी एजेंसियाँ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एक ही मकसद था कि पीडीपी को कैसे तोड़ा जाए और वो उसमें कामयाब भी हुए। जम्मू कश्मीर में दो अजला ऐसे हैं जिनके लिए अक्सर कहा जाता है कि ये दो अजला यानी कि पुंछ राजौरी जम्मू कश्मीर की सियासत को तय करते हैं और ऐसा होता भी आया है। और अब की बार अगर हम जम्मू कश्मीर के इन्हीं दोनों अजला की बात करें, पुंछ राजौरी की, तो इसमें सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। असेंबली इंतखाबात चूँकि सर पर हैं और इसी दौरान सियासी जमातें अपने अपने अंदाज में इलेक्शन की तैयारियों में लगी हुई हैं और इसी दौरान जलसे जुलूस का एक सिलसिला जो है वो बरकरार रखा हुआ है। आज मैं मंडी में मौजूद हूँ और पीडीपी की जानिब से जो पुंछ हवेली के लिए कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं शमीम गनई जी। बारे में मैं बताऊं तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के और अब बहुत अरसे के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत काविशों के बाद जो है, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये लगा कि हमारे जो लॉयलिस्ट वर्कर्स में से एक शमीम गनई हैं तो इनको मैंडेट जो है पुंछ हवेली के लिए दिया गया और अब आइंदा इलेक्शंस में आप देखेंगे कि किस तरीके की कारकर्दगी जो है पीडीपी की जानिब से जो है वो रहेगी। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए शमीम जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अलायंस हुआ है जम्मू कश्मीर में दो बड़ी जमातों के बीच में, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं, तो इससे पीडीपी पर क्या असर पड़ा है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी मौका दिया अपनी बात रखने का। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि अलायंस जो है वो पार्लियामेंट जो इलेक्शन हुआ उसमें भी हुआ है और इससे पहले भी अलायंस होते रहे, हमारे भी होते रहे हैं। देखना है कि इस अलायंस का ग्राउंड पे क्या मैसेज जाता है, ग्राउंड पर लोग इस अलायंस के साथ खड़े होते हैं नहीं होते हैं, वो चीज़ें हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जो अलायंस हुआ था उसमें ज़मीनी सतह पर कहीं ना कहीं खींचातानी होती है। इस अलायंस की आप ये बुनियाद रखें कि इनको हफ्तों लग गए अलायंस जो उनका फ़ैसला था फाइनल करने में, और अभी भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर इनको फ्रेंडली कंटेस्ट करना है जी। आप सुरनकोट के हालात देखें, आप महेंद्र के देखें, आप हवेली के देखें, तो आपको लगेगा कि जो इनके कैंडिडेट्स फाइनल हुए हैं वो एक तरफ हैं और जो इनके अलायंस पार्टनर या इनकी अपनी जमात के लोग हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो मुझे लगता है इस बार अलायंस उतना कमाल नहीं दिखा पाएगा। जहाँ तक रहा हमारा सवाल, तो हमारी लीडर भी बड़े मुश्किल दौर से गुजरी, तन्हा खड़ी रही, लोगों के लिए बोलती रही, जालिम के ख़िलाफ़ लड़ती रही, तो हम उसके साथी हैं। तो हमें भी लड़ना है, बाकी फ़ैसला जो है वो आवाम के हाथ में। आवाम बहुत समझदार है और वो जानते हैं कि ऐसा कौन लीडर है, वो चाहे मुल्की सतह पे हो, वो चाहे रियासती सतह पे हो या यहाँ पुंछ में हो, जो उनके मुश्किल में, उनकी दुख तकलीफ़ में, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहा हो। शमीम जी, ये जानने की कोशिश करूंगी कि लोकसभा इंतखाबात में जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कारकर्दगी रही है हवेली में, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि असेंबली इंतखाबात में भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी वो एक जो लहर लेके चल रही थी वो बरकरार रखेगी? देखिए, जहाँ तक हमारी परफॉर्मेंस का
सवाल है तो मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा एज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी इसमें 18 असेंबली हलके थे और उनमें टॉप 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी मेरी पार्टी में, मेरी जमात में, उनमें 2 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट की थी। जहाँ तक आपने कहा कि क्या वो बरकरार रहेगा, मैं ये गारंटी से आपको कहूँगा कि ना सिर्फ वो बरकरार रहेगा, आप देखेंगे जैसे मैंने पहले भी कहा कि आवाम को पता है ऐसे कौन से लोग हैं जो आवाम के दुख सुख में हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहें। यहाँ तो बहुत सारे नुमाइंदे जो आज घूम रहे हैं, किसी को चाचा, किसी को ताया, किसी को भाई, किसी को कुछ कह रहे हैं, वो तो पिछले 10 साल से मुझे पुंछ में कहीं उनका चेहरा नज़र नहीं आया। अगर मुझे नज़र नहीं आया तो अगर आवाम से आप पूछेंगी तो उनका भी जवाब होगा। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी जो लीडर आज घूम रहे हैं अपने मतलब के लिए, सिर्फ इक़्तिदार की उस भूख में, तो वो 10 साल से यहाँ कहीं नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ हम बेटर परफॉर्म करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस बार हवेली की जो आवाम है वो तारीख रकम करेगी। पिछले कुछ अरसे में या हम बात करें दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत सारी तब्दीलियां आई, बहुत सारे लीडरान ने जमात को छोड़ा और कुछ ने नई जमातों का जो है वो क़याम भी किया। तो आने वाले वक्त में अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हक़ में हालात नहीं होते हैं तो क्या आप किस तरीके से लोगों को ये यकीन दहानी करवाएंगे कि आप पार्टी को नहीं छोड़ेंगे? ख़ासतौर पे हम हवेली की अगर बात करते हैं जहां से आप अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो लोगों को किस तरीके से यकीन दहानी करवाएंगे, या आप अपने इस इलाके को जो है इसकी नुमाइंदगी जो है वो नहीं छोड़ेंगे? लोगों के अंदर ये एहसास या ये यकीन किस तरीके से पैदा करेंगे? देखिए, जहाँ तक रहा हालात का तकाजा, आपने देखा कि जब 370 और 35A को तोड़ा गया, हमारी रियासत को डिग्रेड करके यूटी में तब्दील किया गया, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन मैं ये वसूख से कहूँगा कि उनका पार्टी छोड़ना मुझे लगता है पार्टी के लिए सूदमंद साबित हुआ। उस वक़्त पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी एजेंसियाँ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एक ही मकसद था कि पीडीपी को कैसे तोड़ा जाए और वो उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह हमारी बेबाक और निडर क़यादत ने लोगों की बात की, दफ़ा 370 की वापसी की बात की, स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात की, या अवामी मसाइल को उठाया। अगर आप देखें ये टोपी पीर सुरन कोट में जो सानिया हुआ जहाँ नौजवानों को मारा गया, उसकी बात की। आप आसिफा के मर्डर की बात अगर आप देखेंगे तो इस किस्म के कई और मामलात हैं। हमारे आज की डेट में जो ये रेत बजड़ी जो बाहर के ठेकेदारों को दी गई है, हमारा टूरिज़्म सेक्टर बड़ा कमज़ोर कर दिया गया। आप माने कि हर चीज़ को बेचा जा रहा है। तो अगर आप देखें, आवाम बेहतर जानती है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा और पीडीपी की जो लीडरशिप है उनके सिवा किसी ने भी इन अवामी मुद्दों पर बात नहीं की है। तो जहाँ तक रहा पार्टी छोड़ने की बात, तो मैं आपको वसूख से कहूँगा, मैं अपनी बात करूँगा कि हमने महबूबा मुफ्ती साहिबा का हाथ उस वक़्त नहीं छोड़ा जब सब ने उनको छोड़ दिया था। मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मोहतरमा, जब तक आप मसला कश्मीर के हल की तलाश की बात करती रहेंगी, जब तक आप जालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के हक़ में बात करती रहेंगी, तब तक मैं आपके साथ हूँ। जिस दिन आपने ये बातें करना छोड़ दिया तो मैं भी आपसे किनारा कशी कर लूँगा। तो आप देखते हैं पीडीपी के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लीडरान जिन्होंने पार्टी दबाव में आके छोड़ी थी, उनने दोबारा ज्वाइन किया, या बहुत सारे ऐसे और भी लीडर हैं जो चाहते थे लेकिन मोहतरमा ने उनको अलो नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में पीडीपी फिर आवाम दोस्त पॉलिसियां लेकर आवाम में जाएगी और आप, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द पीडीपी की सरकार। तो आपको यकीन है कि पीडीपी पर दोबारा से लोग एतमाद करेंगे? क्योंकि इल्ज़ामात जो है पीडीपी पर ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर से लाने वाली वाहिद एक पीडीपी थी और लोगों की यहाँ की जो जिस तरीके से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की या यहाँ के लोगों की जो तबाही हुई है वो पीडीपी की बदौलत हुई है। तो क्या अब आने वाले इलेक्शंस में या आने वाले वक्त में पीडीपी अपना सर दोबारा उठा पाएगी जिस तरीके से 2014 में इन्होंने कोलिशन से पहले जो है इनका एक मकाम था, पीडीपी का एक मकाम था?
देखिए, जहाँ तक रहा बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने का, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी पार्टी को 2014 में आवाम ने पूरा एतमाद नहीं दिया। हमारे पास एक फ्रैक्चर मैंडेट था। वैली से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी सीटें जीती और जम्मू प्रोविंस में बीजेपी ने जीती। अब या तो हम सिर्फ कश्मीर की लीडरशिप मिलके वहाँ हुकूमत बनाते और जम्मू वालों को बेसहारा छोड़ते, या एक ऐसी लीडरशिप का इंतखाब करना था जहाँ जम्मू वालों को भी लगे कि हमारी हिस्सेदारी है और कश्मीर वालों को भी लगे हमारी हिस्सेदारी है। तो मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ हाथ इसलिए मिलाया कि इस खुले सांड को, ये जमात जो है खुला सांड है, इसको काबू करने के लिए इसके साथ हमने हाथ मिलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ज़िंदा रहे, उन्होंने इनको किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया, बल्कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस था, जो इनके साथ हमने पार्टनरशिप की थी, जो तय हुआ था, उस पर इनको रखा। और उसके बाद जब मुफ्ती साहब की वफ़ात हुई, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती भी जब तक इनके साथ अलायंस पार्टनर रही, तो आपने देखा आसिफा वाले मसले में इनके 2 मिनिस्टर्स को ड्रॉप कराया गया। यानी ऐसे बहुत से सानिया हुए जहाँ पर हमारी जो निडर लीडर है वो स्टेबल रही, पहाड़ की तरह डटी रही, और जब तक वो हुकूमत रही उन्होंने इनको किसी भी अपनी चाल में कामयाब नहीं होने दिया। अलबत्ता जब बीजेपी ने अपनी सपोर्ट वापस ली, यहाँ रियासत में गवर्नर राज नाफिज हुआ, उसके बाद इन्होंने जो तबाही की है वो आवाम भी जानती है और आप भी जानते हैं। अच्छा, बीजेपी को दूर रखने के लिए एक अलायंस बनाया, इंडिया ब्लॉक बनाया गया। उसके तहत लोकसभा में जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर मामलात हुए, पीडीपी को उस वक्त भी नज़रअंदाज किया गया और पीडीपी को अब भी नज़रअंदाज किया गया है। क्या वजूहात रही हैं? एक वक्त में पीएजीडी बनाया गया 370 को रिस्टोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पीएजीडी बनाया गया। फिर उसके बाद इंडिया ब्लॉक के बैनर तले जो है बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं, जो मुखालिफिन थी भारतीय जनता पार्टी की, वो एक साथ आई, लेकिन पीडीपी को नज़रअंदाज हर बार जो है वो किया गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो पीएजीडी के अलायंस पार्टनर्स थे, आवाम जानती है कि पिछले 70 साल से ये जमात सिर्फ मुग़ल रोड का ख्वाब आवाम को दिखा रही थी, और उस मुग़ल रोड के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया। ये पिछले 70 साल से अटानमी का आलाप कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये लोगों को ना तो अटानमी दिला पाए, ना कभी ये अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। अलबत्ता जहाँ तक रही पीएजीडी का क़याम, तो जब रियासत के हालात ख़राब हुए, जब 370-35 से तोड़ा गया, जब रियासत को यूटी में तब्दील किया गया, तो हमारी ही सरप्रस्त मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक कदम उठाया। वो ख़ुद फ़ारूक साहब के घर गए और इनसे मिलकर कहा कि आइए एक नए दौर का आगाज़ करें, आप ही क़यादत करें, तो हम सब आपके साथ हैं। तो लेकिन लास्ट पर जब इलेक्शंस का टाइम आया, जब यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन का अनाउंस हुआ, तो आपने देखा किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिस तरह आवाम को आज तक वो डिच करते रहे, पीडीपी को भी डिच किया, लेकिन वर्करों के असरार पर, हम सब के कहने पर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तन्हाई ही इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला लिया। जहाँ तक रही इंडिया ब्लॉक की बात, तो यह आप जानते हैं इससे पहले भी बड़े अकार्ड होते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं और पुरुमीद हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम को यकीन है और यकीन होना भी चाहिए कि अगर उनके हकूक़ की कोई लड़ाई लड़ सकता है वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की ज़ात। अच्छा शमीम साहब, आप डीलिमिटेशन के बाद पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ना किस तरीके से देखते हैं? और अब चूँकि सर्दियों का मौसम आने वाला है और मुग़ल रोड पर बर्फ़बारी की वजह से मुग़ल रोड बंद हो जाएगी और जितने भी राब्ते हैं वो मुनक़ता हो जाएंगे, तो ऐसे में आम आवाम जो है ऐसा भी हो सकता है कि शायद ही वो जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं उनकी शक्ल तक ना देख पाएँ। तो ऐसे में जो पीडीपी है वो कैसे इक़दामात जो है वो उठाएगी लोगों के मसाइल हल करने के लिए? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, तो आपको पता होगा जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया तो पुंछ की तरफ से सिर्फ 2-3 लोगों ने ही नुमाइंदगी की वहाँ पर, लेकिन ये एक सोची समझी पॉलिसी थी जिसके तहत नूर कोट कहाँ पे है, लोरन सावजियाँ कहाँ पे है, कड़माड़ा कहाँ है, हमें यहाँ से उठा के कश्मीर के साथ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता था कि चलो जम्मू वालों से हमारी जान छूटी, कश्मीर का लीडर जैसा भी हो, अवाम दोस्त उनकी पॉलिसियाँ हो।
फिर जब PAGD को तोड़ा गया, इंडिया ब्लॉक से मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को बाहर निकाला गया, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो आवाम का जो फैसला हम उसका एहतराम करते हैं। ये जो वोट मिला है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं मिला है, अलबत्ता मियाँ साहब की ज़ात को मिला है। उनका यहाँ एक सिलसिला है, ख़ानदानी सिलसिला, लोग उनका एहतराम करते हैं। लेकिन मियाँ साहब की ज़ात के बारे में इतना ही कहूँगा कि कश्मीर की लीडरशिप हमेशा उसने इस इलाके को डोमिनेट किया है। अगर हम इस वक्त हमारी जो है 90 के करीब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, अगर हम 80 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ भी जीतेंगे, आप यकीन माने हम लोग फिर कश्मीर की तरफ देखेंगे। पिछले 70 साल में हम जम्मू प्रोविंस में कोई ऐसा लीडर नहीं पैदा कर पाए, रजौरी पुंछ में, पीर पंजाल में ऐसा लीडर नहीं पैदा कर पाए जो आवाम को साथ लेकर चले। तो मेरा ये कहना है मियाँ साहब अच्छे इंसान हैं, उन्हें काम करना चाहिए, उनको लोगों का मैंडेट मिला है। जहाँ तक रहा हमारी पार्टी की बात, तो आप यकीन माने कि हमने हर दौर में आवाम का साथ दिया है, हर दौर में आवाम के लिए आवाज़ उठाई है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी चाहे हम जीतें चाहे हम हारें, तो आवाम का साथ, आवाम का दामन हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा शमीम साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आते हैं, हवेली पर आते हैं। हवेली के बहुत सारे ऐसे इलाके जाते हैं जो अभी भी पसमानदा हैं, और लोगों के ये इल्ज़ामात हैं, लोगों का ये कहना है कि हम एक बार जिसको मुंतखब कर देते हैं, चाहे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या हमारा MLA हो, वो दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। और उनका हमेशा रुझान जो होता है या तरक्की का जो ज़ोर होता है वो शहरी इलाकों पर होता है, और देही इलाके जो हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर आप क्या तजवीज़ रखते हैं या आप क्या जवाब देंगे PDP की तरफ से? देखिए, PDP ने हमेशा सबको एक नज़र से देखा है। जहाँ तक आपने दही इलाकों की बात की, तो मैं ये वसूख से कहूँगा कि जब ये मंडी जैसे पिछले इलाके को तहसील का दर्जा देना था तो PDP नहीं दिया था। उसके बाद मंडी को डिग्री कॉलेज दिया गया, मंडी को बाईपास ब्रिज दिया गया, मंडी को इंडोर स्पोर्ट्स हॉल दिया गया। दही इलाका जो लोरन है वहाँ से कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए मुफ्ती साहब ने सड़क खोली, यहाँ पर पॉलीटेक्निकल कॉलेज दिया गया, मेंढर में वुमेन कॉलेज दिया गया, सुरनकोट में ITI दी, मुगल रोड हुआ। हम हमेशा ओल्ड जो हमारे ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनको खोलने की बात करते हैं, हम हमेशा ट्रेड को फ़रोग देने की बात करते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप माइनस करें तो आपको लगेगा जो 70 साल में नहीं हुआ था वो मुफ्ती साहब ने 3-4 जो साल का अरसा जो उनको मौका मिला है उसमें किए। तो अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मैनिफेस्टो को देखते हैं तो उसमें मसला कश्मीर को हल करने की बात की जाती है, तो क्या PDP को ये लगता है कि लोगों की पसमानदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, अब हमें मसला कश्मीर को हल करने की ज़रूरत है और उसी पे हमें काम करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पसमानदगी की बात है तो मैं आपको बताऊँ, हमारा ये पहाड़ी इलाका पूरा पुंछ, रजौरी जो पीर पंचाल है, यहाँ हमारे पास उतनी ज़रखेज़ ज़मीनें नहीं हैं। लोग बड़ी मुश्किल से को 2-2, 3-3 महीने का जो अनाज है अपनी ज़मीनों से हासिल करते हैं, और बेशतर लोग साल के 8-9 महीने हिमाचल, पंजाब या बाहर अपनी मजदूरी के लिए जाते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो एक गरीब मज़दूर को कैरोसिन आयल जो सब्सिडाइज रेट पर मिलता था डिपो से, वो सरकार ने बंद कर दिया। जो हमें चीनी डिपो से मिलती थी वो बंद कर दी। गैस जो है जो 400-450 में मिलता था, इस सरकार ने जो है वो 1000 के करीब उसको कर दिया। तो PDP का जो मंशूर है हमारा ये है, हमारे पास वसाइल थे, जैसे मैंने कहा कि रेत बजड़ी तक जो है इस सरकार ने बेच दी है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं बेच दिए। तो जहाँ तक मेरे पार्टी के मंशूर की बात है, हमने ये अज़म किया है, अगर आवाम हमें इस बार मौका देती है, हमें ताकत देती है, एक तो 200 यूनिट पर मंथ जो बिजली के है वो हम माफ़ कर देंगे। हम रिवाइव करेंगे इन पॉलिसीज़ को जिसमें कैरोसिन आयल या जो खांड है वो डिपो पर मिले। हम कोशिश करेंगे कि जो ओल्ड जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं हमारे, जैसे चक्कादा बाग, जैसे श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड या ट्रेड का शुरू होना, तो ये दोबारा करेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आवाम हमें अपनी ताकत देती है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैनिफेस्टो हम भारतीय जनता पार्टी का देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार का मैनिफेस्टो में ये है कि मुजफ्फराबाद को हम कश्मीर में वापस लाएंगे, इसको PDP कैसे देखती है? देखिए, ये जुमलेबाजियाँ हैं, मेरी बात सुने। इन्होंने 70 साल पहले जो एक फैसला लिया था कि जब भी हम कहीं पावर में आएंगे तो हम जम्मू कश्मीर को तबाह करेंगे, ये सिर्फ उस मंसूबे में कामयाब हुए।
बाकी इनकी जुमलेबाजियाँ हैं। इन्होंने कहा था कि अगर हमें पावर मिले तो हम 15 लाख रुपया हर गरीब किसान के अकाउंट में डालेंगे। वो 15 लाख नहीं, इन्होंने कहा था हम करोड़ों नौकरियां जो हैं, नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे जो इस वक्त जो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं, जो इस वक्त खुदकुशियां कर रहे हैं, उनको मुलाजमतें देंगे। तो वो और जो रिक्रूटमेंटें हुई भी आपने देखा, जो एजेंसियां उन्होंने डिप्यूट की थी, उनने बड़े बड़े स्कैम्स किए, 25-25 लाख 30-30 लाख रुपया लिया है। तो ये सिर्फ लोगों को कौम, ज़ात, मज़हब के नाम पर बांटने की इन्होंने पॉलिसी की है। बाकी रहा मुजफ्फराबाद लेना ना लेना, वो इनका अपना है। मैं समझता हूँ ये ख्वाब ही रहेगा। अलबत्ता ये है कि जो लोग इनके अपने थे, कश्मीर इनका अपना था, ये उन लोगों को एड्रेस, उनके इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाए। तो अगर वो इलाका भी इधर आ गया तो उन लोगों को कैसे संभालेंगे? अब इन मसाइल की बात करते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में थे तब भी आप भी तो नाकाम रहे ना। रोज़गार के जो ज़राए थे वो फराहम करने में आपको भी कामयाबी नहीं मिली। देखिए, जब पीडीपी को मौका मिला, आपको याद होगा जब यहाँ पे रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत लोग लगाए जाते थे, उस वक्त एक रेट लिस्ट लगती थी कि 50,000, 40,000, 60,000। पीडीपी जब इक़्तिदार में आई तो मुफ्ती साहब ने तकरीबन 60,000 लोग में 60,000 लगे, 40,000 लोगों को जो आर्डर्स हैं वो फ्री ऑफ कास्ट वहाँ बुला कर दिए। हमने रहबरे जंगलात में लोग लगाए, हमने इसमें स्पोर्ट्स में लोग लगाए, हमने बैंक्स में लोग लगाए, हमने एसपीओज लगाए। तो ऐसा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा, मुझे लगता है पूरी रियासत में, जो ये कहे कि मैंने पैसा दिया है इस गवर्नमेंट में और मैं लगा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है यहाँ हमारे पास बड़ा स्कोप है। यहाँ पे मेरे इलाके में कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं। यहाँ पर और भी रोज़गार के वसाइल हैं, हम यहाँ बड़ा कुछ टूरिज़म में काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर अवाम हमें ताकत दे तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों पर बात की जा सकती है। अच्छा, आखिरी बात कि आप नौजवान हैं, नया चेहरा है पीडीपी का, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करते हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ पर किन चीज़ों को, किन बदलाव की जो है वो ज़रूरत है हवेली में या इस इलाके में, ये जो कि एक पसमानदा इलाका जो है अब भी तस्वर किया जाता है। तो आपके हिसाब से आपके लिए मैनिफेस्टो में इस इलाके के लिए ख़ास चीज़ क्या है? चाहे हम सेहत या हेल्थ सेक्टर में देखें या एजुकेशनल सेक्टर में देखें, तो क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है और क्या आप करेंगे अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं? देखिए, इक़्तिदार में आए ना आए, लेकिन हमारी कोशिश रही है। जब मैं चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल भी था, अगर आप देखें कौंसिल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो हमने हर बर्निंग इशू पर बात की। देखिए, यहाँ पर आपको अगर ये तो पता ही होगा कि हमारे बेशतर लोग यहाँ से जब शिफ्ट होते हैं, जब मेडिकल इमरजेंसी में शिफ्ट होते हैं, तो वो रजौरी पहुँचते पहुँचते ही दम तोड़ देते हैं और ऐसी बड़ी अमवात हुई है। एक तो हमें यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज दिया जाए तो वो बेहतर होगा। अगर वो नहीं दे सकते, कम से कम इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिसमें हम बात करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। उसके बाद मेरा जो अपना पर्सनल है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम पुंछ को कश्मीर के साथ वाया लोरन, वाया सावजियाँ जो है वो मिलाया जाए। एक तो मेरा यहाँ पे ये है कि हमारे पुंछ में हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद अपग्रेड किया जाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे बीएड कॉलेज, पावर प्रोजेक्ट्स, इस किस्म के काम किए जाएं। यहाँ बदकिस्मती रही है कि ये जो लीडर्स रहे हैं, इन्होंने नौजवानों को इतना मजबूर कर दिया ज़हनी तौर पर। आज भी जब मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि जनाब हमें पोर्टर भर्ती, यानी BA MA पढ़कर यहाँ मेरे पास लोग आते हैं कि जनाब हमें कहीं पोर्टर लगवा दो, तो दुख होता है, तकलीफ़। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर लोग मुझे अपना एतमाद देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन सेक्टर्स पर हम बात कर सकते हैं जहाँ रोज़गार के वसाइल भी बढ़ सकते हैं। दूसरा, हमारी जो तंगी है, हमारी रोड की आप हालत देखें, हमारे हॉस्पिटल की आप हालत देखें, तो मैं कहता हूँ हम नामे खुदा पर ही ज़िंदा हैं। अल्लाह के बाद हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इन सेक्टर्स पर हम बात कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शमीम गनई साहब, जो कि पीडीपी की नुमाइंदगी करेंगे आइंदा जो असेंबली इंतखाबात होने वाले जो कि सर पर हैं। और इसी बीच इनके भी, या हम अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं तो बाकी सियासी जमातों की तरह इनके भी जो वादे और दावे जो हैं वो एक जैसे हैं। डेवलपमेंट को लेकर हैं, यूथ को लेकर हैं, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर हैं। लेकिन अब देखना बाकी ये होगा कि 4 अक्टूबर को जो नताइज आएंगे उसके बाद ये सियासी जमातें किस तरीके से अपने उन दावों पर खरा उतरती हैं।